नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे आके फंस जाते हैं, वो है मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड इतना कमज़ोर है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है कि अगर 70% स्टूडेंट्स को हम बोलें आउट ऑफ 100, 70% स्टूडेंट जो स्मॉल टाउन एरिया से आते हैं, अगर वो आज अकेले बैठ के डेविड डेचिस पढ़ें, रूटलेस पढ़ें, एंड्रयू सैंडर्स या कोई भी टॉप बुक पढ़ें, तो वहाँ बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो उनको समझ नहीं आते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स को आप पढ़ रहे हो, उन्होंने इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं लिखा है। वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स हैं, प्रॉपर बुक्स हैं जो कि हिस्ट्री की बात करते हैं। उसमें सवाल कैसे आएंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या होता है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। आज उन बच्चों के लिए जिन्हें हिंदी में अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएं तो उनके लिए काफ़ी मदद होगी। टीजीटी, पीजीटी के स्टूडेंट्स या वो बच्चे जो स्मॉल टाउन एरियाज़ के हैं लेकिन नेट देना चाहते हैं, आज आप सबके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर में किसे कहते हैं? आप में से कितने लोगों को पता है कि मॉडर्न एज किसे कहते हैं? पहला सवाल तो यह आता है कि मॉडर्न एज किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने अपने स्टूडेंट को एक बात पढ़ाई थी कि चौसर को सबसे पहला मॉडर्न राइटर बोला जाता है, अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। तो अगर चौसर भी मॉडर्न है, 1340 में पैदा हुआ आदमी, जिसे 1343 फाइनल डेट बोला जाता है, फिर हम बोलते हैं इलियड भी मॉडर्न है, वर्जीनिया वुल्फ भी मॉडर्न है, तो एक्चुअली मॉडर्न कौन है? तो दोस्तों, यहां पे एक चीज हमेशा रखना कि जब भी एक नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन जो है, पुराने तौर तरीके जो है, पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको ब्रेक करके नई तरफ मूव करती है, यानी कि जो पुराने आइडियाज, पुराने माइंडसेट, पुराने कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया जाता है और नई तरफ बढ़ा जाता है, तो वो जनरेशन अपने आप में मॉडर्न हो जाती है। किसके मुकाबले में? पुरानी जनरेशन के मुकाबले में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है कि जब चौसर एक राइटर बना, तो चौसर के समय में धर्म पे सवाल उठाए गए, कंडीशन ऑफ वुमेन पे सवाल उठाए गए, देखा गया कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। रीव, मिलर, शिपमैन जैसे नॉर्मल लोगों को भी पहली बार एक सोशल वैल्यू मिली। अदरवाइज इट वाज ऑल अबाउट राजा, धर्मगुरु या नॉर्मल पीजेंट्स। तो टेक्निकली क्या हुआ कि चौसर के टाइम में लिटरेचर में एक ऐसा बदलाव हुआ जो पहले नहीं हुआ था। तो चौसर को हम क्या बोलते हैं? पहला मॉडर्न राइटर, क्योंकि लैंग्वेज पे भी काम किया, इंग्लिश डेवलप करवा दी। इसके बाद जब हम देखते हैं कि मॉडर्न राइटर्स में और क्या क्या डेवलपमेंट है, तो चौसर के बाद जो नए राइटर्स आते हैं, जो एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने एजुकेशन की बात की, वो अपनी जगह पे मॉडर्न्स थे। फिर जब एलिजाबेथन डेवलपमेंट होता है, तो एलिजाबेथन डेवलपमेंट में जो राइटर्स जिन्होंने इमोशंस, लव, ह्यूमन चीज़ों को वैल्यू दी, फ्रेंडशिप को वैल्यू दी, उनका अपना डेवलपमेंट था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि हु आर मॉडर्न राइटर्स, सो यू कैन सिंपली से, आप ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में, आज के समय में मॉडर्न राइटर्स वो हैं जो 1950s 60s के अंदर लिख रहे हैं। अगर हम मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो नो डाउट हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं 1901 टू 1945। अब इसमें भी अलग अलग डिविजन्स हैं। क्या आपको लगता है कि मॉडर्न एज अचानक से शुरू हो गई? 1901, मैंने आपसे कहा कि 1901 से मॉडर्न एज का रेफरेंस लिया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि विक्टोरियन एज 1901 में आके खत्म हो जाती है विद द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है तो हम मानते हैं कि चलो, एक विक्टोरियन राज था वो अब खत्म हो गया और अब एक नई जनरेशन आ गई। लेकिन बहुत सारी एजेस में राजा या रानी का नाम लिया गया, एलिजाबेथन, विक्टोरियन। कुछ एजेस में जॉनरा वाइज, मूवमेंट वाइज नाम लिया गया, नियो क्लासिकल्स, ऑगस्टन्स। लेकिन कई जगह पे आपने ये देखा होगा कि जहां राजा या कोई ऐसी चीज स्ट्रांग होल्ड नहीं है तो वो मूवमेंट पे जाते हैं। वो क्या करते हैं? उन्होंने बोला कि चलो, सब कुछ नया हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव हो रहा था, तो हम इसको मॉडर्न एज बोलते हैं। यहां पे एक नोट करने वाली बात है, वर्जीनिया वुल्फ की एक फेमस लाइन है, नेट के क्वेश्चन में भी आई थी, इन 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज्ड डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन था ये लाइन किसने कही है। अब इसकी डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि मैं डेप्थ में पढ़ाने में ही विश्वास रखता हूं। जब उन्होंने कहा 1910 में
इंसान का कैरेक्टर चेंज हो गया, तो वो खुद अपनी बात में आगे की जो लाइन्स हैं उनमें बोलती हैं कि इट वॉज नॉट लाइक दैट समवन रैन इनटू द गार्डन एंड फाउंड एवरीथिंग गॉट चेंज। ये बदलाव ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी तुरंत अपने घर से बाहर भाग के गया, गार्डन में तो देखा अरे ये तो सब बदल गया है। नहीं, ऐसा नहीं था। चेंज वॉज देयर, चेंज वॉज ग्रेजुअल। बदलाव हो रहा था, धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। आप जानते हैं 1901 में जब हम बोलते हैं कि विक्टोरिया की डेथ हुई, उसके बाद कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तैयारियां। 1905 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। 1905 में एक छोटे से आइलैंड जापान ने रूस को हराया। बहुत सारे वॉर्स ऑलरेडी चल रहे थे। सर्बिया, डेनमार्क, इनके आपस में इश्यूज हो रहे थे। इसी समय डेवलपमेंट भी हो रहा था। फर्स्ट लिटरेरी नोबेल इंग्लिश राइटर को मिला 1907 में, रुडयार्ड किपलिंग। पहला नोबेल 1913 में मिला इंडिया के राइटर को, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी हमारे। यहाँ पे मल्टीपल जगह डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फोर्ड कंपनी ने अपनी फास्टेस्ट कार लॉन्च की। क्या आप जानते हैं कि फास्टेस्ट कार जो फोर्ड थी उस समय उसकी स्पीड कितनी थी? 240, 340 नहीं, सिर्फ 40। लेकिन वो उस समय की फास्टेस्ट कार थी और अमीरों के पास इन कारों का कलेक्शन होता। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बननी शुरू हुई, बिल्डिंग स्ट्रक्चर शुरू हुए, और अलॉन्ग विद दीज थिंग्स एक फाइट फॉर सुप्रीमेसी, लड़ाई कि हम में से ताकतवर कौन है, विश्व विजेता कौन है। आपने देखा होगा हम एक संगीत गाते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो हम बोलते हैं कि हमारा देश विश्व विजेता हो, हमें विश्व को विजेता बनाना है, जीतना है। तो सभी कंट्रीज का ये सॉन्ग था उस टाइम, सबको विश्व विजेता बनना था। और जब सबको चैंपियन बनना होता है तो लड़ाई होना कंफर्म होती है। एक लड़ाई हुई। तो इन शॉर्ट अभी क्या माहौल है, कैसे लोग हैं, यहां पे एक चीज देखना आप, जब विक्टोरियन रोमांटिसिज्म आप पढ़ोगे, एक लड़का अगर कहता है कि आज मैं एक लड़की से मिला, तो वो 3 या 4 लाइन बहुत अच्छे से लिखता था। वो कहता था खूबसूरत हवा चल रही थी, बादलों और सूरज के बीच में लुका छिपी चल रही थी, और एक प्लेजेंट वेदर में इन द प्लेजेंट सराउंडिंग मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई। मॉडर्न राइटर्स ने क्या बोला? आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसने बोला सीधा एक सुंदर लड़की दिखी। अप्रोचेस, यानी कि अप्रोचेस काफी प्रैक्टिकल होने लगी, काफी हद तक रियलिस्टिक अप्रोचेस ज्यादा होने लगी, इमेजिनरी अप्रोचेस कम होने लगी। अब मैं आपको कुछ खास चीजें दिखाता हूं। हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट स्लाइड पे, आप मुझे बताएंगे ये क्या है। ये इंडिया की एक सबसे वायरल चीज है जो अपने समय में काफी वायरल हो गई थी। मैं आपके सामने से स्क्रीन से हट रहा हूं। आप जानते हैं कि ये जेसीबी है, तुम जैसी भी हो अच्छी हो, ये वो वाली जेसीबी है। एक वक्त बहुत वायरल हो गई थी। जोक्स बनने लगे थे कि गांव में अगर एक जेसीबी मशीन आ जाए तो 300 लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि जेसीबी करती क्या है। कुछ जोक्स बने थे कि इंडिया में इतने हेल्पिंग लोग हैं कि अगर एक जेसीबी मशीन बैक हो रही है तो 50 लोग उसको आने दे कहते हैं। आपको भी कोई जोक याद है? कमेंट में लिखिएगा। मेरा सवाल यह है कि इसके पीछे ह्यूमन माइंडसेट क्या था? व्हाट इज ह्यूमन माइंडसेट? हम खड़े होकर जेसीबी या क्रेन के काम देखते हैं, गांव में देखते हैं, शहरों में देखते हैं। गांव के एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि शहरों में मोस्टली लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको अलाउड ही नहीं होता है कि आप बाहर जाके काम करो। क्यों? रीज़न क्या था दोस्तों? क्या कारण था कि जेसीबी देखना क्यूरियोसिटी वाला सीन है, और आज भी ऐसी चीज़ें कि हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। अब आपको मैं इससे कनेक्ट करता हूं। इससे पहले आप ये सोचें कि सर ऐसा क्या बता रहे हैं जेसीबी से कनेक्टेड। ये आगे चल के पोस्ट मॉडर्न्स का बेस बनेगा दोस्तों, ह्यूमन माइंड विद क्यूरियोसिटी। तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड है, एक खालीपन है, क्यूरियोसिटी, जानने का। आप अंतरिक्ष को भी ध्यान से देखते होंगे, आपको लगता होगा कुछ दिखेगा। आप कई बार चांद को भी देखते होंगे कि कुछ दिखेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे शुरुआत होती है मॉडर्न्स एंड पोस्ट मॉडर्न्स की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग जो कि डिस्ट्रॉय कर दी गई, डिमोलिश कर दी गई। क्या इफेक्ट है इस चीज का, क्या रीजन है इस चीज का? मैं एक पेन के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। अराउंड 1972 प्रूइट वाली बिल्डिंग है ये, प्रूइट इगोस, दिस इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो है दोस्तों डायनामाइट की वजह से उड़ा दी गई थी। क्या आप जानते हैं इसका एक रेफरेंस लिया जाता है एडवांस लेवल मॉडर्न्स में, यानी कि अल्ट्रा मॉडर्न्स में, पोस्ट मॉडर्न्स में।
अगर आपने नॉर्मल किताबों से पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता होंगी, लेकिन जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे या आई यूज टू डिस्कस दीज थिंग्स विद टॉप प्रोफेसर्स, हम लोग इस तरीके से पोस्ट मॉडर्न्स और मॉडर्न्स पढ़ते हैं। 1972 में जब ये बिल्डिंग डिमोलिश हुई, इट वॉज टेकन एज एन आइकॉनिक थिंग। बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग देखने, लाइव टेलीकास्ट हुए, एफएम पे नरेशन हुआ कि बिल्डिंग, ये क्या था? ये क्यूरियोसिटी फीडिंग चीज़ें थी, क्यूरियोसिटी फीडिंग चीज़ें। पोस्ट मॉडर्निज्म में कुछ चीज़ें इस तरह से आ गई हैं कि समथिंग दैट कॉजेज क्यूरियोसिटी बट हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। एक बिल्डिंग को गिरते हुए देखने जाने में आपका सामाजिक भला कैसे है? समाज के लिए आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? क्या आप अपने रेज्यूमे सीवी में लिख सकते हैं कि सर मैंने 100 बिल्डिंगें गिरती हुई देखी हैं, मैं रोज़ देखने जाता हूँ? कोई काउंट नहीं करेगा। क्या कोई कह सकता है कि हमारा बेटा रोज बिल्डिंग गिरते हुए देखता है, आपकी लड़की के लिए सबसे अच्छा लड़का है, मॉरल कैरेक्टर बड़ा अच्छा है? नहीं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि सर माई टैलेंट इज गांव में कहीं भी जेसीबी आ जाए मैं सबसे आगे खड़ा होता हूं? नहीं ना, फिर भी हम कर रहे हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, मॉडर्न्स और पोस्ट मॉडर्न्स के डेवलपमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज विद नो इनहेरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स वर स्टडीड। यानी कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटी है लेकिन जिसका सोशली कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है। बहुत खास बात बोलने वाला हूं, उसको याद रखिएगा। मॉडर्न्स एंड पोस्ट मॉडर्न्स, उनकी एक जर्नी शुरू हुई। मॉडर्न्स ने कहा कि हम मीनिंग ढूंढेंगे, रियल मीनिंग क्या है, और जब वो पोस्ट मॉडर्न में गए तो उन्होंने बोला कि या तो मीनिंगलेस है, या तो कुछ मीनिंग है ही नहीं, सब मिथ्या है, सब गलत है, ये धरती जो है जिसे हम बोलते हैं ये दुनिया पित्तल दी। बाकी लाइन आप कमेंट में कंप्लीट कर दीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, जो मीनिंगलेस है ना इसी में मीनिंग ढूंढते हैं। आपने देखा, मैंने किसी को देखा, किसी मेरे दोस्त को, वो चावल और मिरिंडा मिला के खा रहा था। हमें लगा अरे यार ये क्या है, लेकिन वो उसके लिए मीनिंग था। अभी मैंने देखा है दिल्ली में मोमोज में चॉकलेट भर के चल रहा है। एक फिल्म में देखा था कोई गोलगप्पे में बियर डाल के देखा जाए तो हमें लगता है ये क्या फालतू चीजें, बट टेक्निकली इफ अ पर्सन alone has an understanding of something that should be accepted. In short दोस्तों, absurdity, oddity, ये सब एक्सेप्ट होने लगा। अब यहां पे कुछ खास चीज देखनी है आपको। जैसे ये बिल्डिंग गिर रही है, सुपरटेक टावर्स, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि इसको गिराया जाएगा। लगभग 4000 किलोग्राम बारूद लगा हुआ है। 28 अगस्त को ये गिराई जाएगी। वैसे मैंने अपने ऑफिस में बोला है कि अगर पॉसिबल है और कोई क्लासेस नहीं है तो हम भी चलते हैं, देख के आते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे बिल्डिंग गिरते हुए देखने का शौक है, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बिल्डिंग ब्लास्ट से गिरे तो मैं ना देखना चाहूँ। मैंने कभी ब्लास्ट होते नहीं देखा है। ह्यूमन क्यूरियोसिटी है, लेकिन मैं क्लासेज छोड़ के चला जाऊँ, काम छोड़ के चला जाऊँ तो लोग कहेंगे कैसा टीचर है, क्लासेज छोड़ के सिर्फ क्यूरियोसिटी फीड करने चला गया। बट दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। इनकेस अगर मैं गया तो पोस्ट मॉडर्न के लेक्चर के लिए ही कुछ न कुछ सोच के जाऊंगा। दोस्तों, अब आपसे मैं एक खास बात करने वाला हूं, आपको यहां पे ध्यान से देखना है। जब हम मॉडर्न एज की बात करते हैं, मॉडर्न एज, तो मॉडर्निज्म किस किस चीज में था? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडीशन, पहला वर्ल्ड वॉर होने वाला था। आप सभी को पता है 1914 से 1918 में हुआ था। हम ये भी जानते हैं, खास करके वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं या किसी न किसी क्लास में है मेरे साथ, यहाँ का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, बटरफ्लाई इफेक्ट। आप में से कितने लोगों को पता है कि एक बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था? कमेंट में लिखिएगा, इससे मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि आप मेरे लेक्चर्स कितना सीरियसली लेते हैं। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ तो इससे पहले क्या कंडीशन थी? 1901 टू 1914 डेवलपमेंट, वोटिंग के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, विमेन जो है वोटिंग राइट्स के लिए सफरेज मूवमेंट चल रहा था, साथ साथ कुछ कंट्रीज के वॉर चल रहे थे। यानी कि जापान एंड रशिया, इनके वॉर हो रहे थे। जापान रशिया आपस में लड़ा, इसके बाद इथोपिया इटली, इनकी आपस में फाइट हुई, इथोपिया एंड इटली की। साथ साथ हमने देखा कि लिटरेरी डेवलपमेंट हुए। 1901 से नोबेल अवार्ड स्टार्ट हुए, लेकिन ब्रिटिशर को 1907 में मिला फर्स्ट ब्रिटिशर टू विन नोबेल अवार्ड, 1907, रुडयार्ड किपलिंग। इन सारी चीजों के साथ साथ जो समय था, ये कॉलोनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग लेवल समय था। यानी कि बहुत सारी कॉलोनीज में विद्रोह हो गए थे। आप देखेंगे
कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, उनको दबाना बहुत मुश्किल था। जब प्रोटेस्ट शुरू हुए तो जलियांवाला बाग कांड हुआ 1919 के आसपास। तो दोस्तों, एक ऐसा समय जहां पे आप अपना नेशन भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन कर रही हैं, यहाँ की मल्टीपल वॉर हो रहे थे। देश देश से लड़ रहा था, लेकिन देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आपस में लड़ रही थी। और जनता किससे लड़ रही थी? जनता लड़ रही थी डेवलपमेंट से प्लस पॉवर्टी से। गरीब गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था। इसलिए जब आप पढ़ोगे तो मॉडर्निज्म में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है लेट कैपिटलिज्म। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी है नेट में कि लेट कैपिटलिज्म क्या है। तो इसकी वजह से क्या सफर करना पड़ा, क्या क्या हुआ। फिर 1914 से 1918 का जो वर्ल्ड वॉर वन था, WW1, क्या आपको पता है कि ये वर्ल्ड वॉर वन में मेंटल कंडीशन क्या थी? मेंटल कंडीशन ये थी कि वर्ल्ड वॉर वन हाईली सेलिब्रेट हुआ था, हाईली सेलिब्रेटेड। सबके अंदर जज्बा था कि हम देश के लिए मरेंगे, कुछ करके आएंगे। आप जानते हैं दोस्तों, जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो किसका खून बहता है? हमारी जनता का, सिपाहियों का। जो बड़े बड़े मंत्री बैठ के फैसला लेते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब कारगिल हुआ तो मुशर्रफ को आज तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उधर के लोग मारे गए, हमारे लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग मोटिवेटेड थे अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के थ्रू, दोनों अपने जगह के ड्यूटी निभा रहे थे। इन शॉर्ट क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ, सोल्जर्स को झूठे और मोटिवेशनल चीजें दी गई कि तुम देश के लिए मरो, बहुत कुछ करो। और यहां पे कुछ राइटर्स आते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट राइटर आता है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक को W.B. ईट्स ने कहा था कि अपने समय का सबसे हैंडसम लड़का है ये रूपर्ट ब्रूक। इसने लिखा कि अगर मैं किसी दूसरे देश में मर जाऊं और जहां पे मेरी बॉडी को दफनाया जाएगा, हर उस जमीन का एक एक इंच मेरा देश बन जाएगा, क्योंकि मेरे खून में, मेरी नसों में मेरा देश है। ऐसी चीजें पड़ी। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार वॉर में किसी का बेनिफिट नहीं है। दो कंट्रीज लड़ती हैं, इनोसेंट्स मारे जाते हैं। आपको पता है जब रशिया ने यूक्रेन पे ऑक्सीजन सोख लेने वाले बम फेंके, ऐसे बम फेंके जिससे ऑक्सीजन को हवा से तुरंत गायब किया जाता है सेकंड्स में, तो सिर्फ सैनिक नहीं मरे तड़प तड़प के, न जाने कितने पेट डॉग्स होंगे जिनके ओनर्स उनसे बहुत प्यार करते थे, कितने पक्षी होंगे, कितनी स्क्वेरल्स होंगी, गिलहरी वगैरह, सब मर गए। उनकी क्या गलती थी? तो वॉर आपको हर लेवल पे एक झंझोड़ के रख देता है, और ये चीज यहां हुई। अब दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर वन की कंडीशन से बाहर आए, तो आप में से बहुत सारे मेरे दोस्तों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। तो जब वर्ल्ड वॉर वन से बाहर आए तो आपको पता है कि क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर टू की कंडीशंस को रेडी कर दिया। दोस्तों, आप किसी से लड़ाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि अगली लड़ाई फिर आप दोबारा ना देखें। क्यों? क्योंकि कोई एक पार्टी ऐसी होगी जो बदला लेना चाहती है। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, उसके दो टुकड़े कर दिए गए। जर्मनी की द ग्रेट वॉल बना दी, बर्लिन दीवार, जैसे बर्लिन की वॉल कहते हैं, द वॉल ऑफ बर्लिन। बहुत ह्यूमिलेट किया, बहुत ही अटैक किया। जापान के साथ भी किया। क्या आप जानते हैं जापान के लिए आज भी एक रूल है कि जापान अपनी सेना नहीं रख सकता? जापान बहुत स्ट्रांग है, आज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आज भी जापान अपनी सेना नहीं रख सकता। इस तरह की कंडीशंस थी कि आप लोगों को बहुत ही इंसल्ट किया। जर्मनी को इतना ह्यूमिलेट किया कि यहां पे राइज हुआ एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर ने बोला कि हो सकता है मैं आपको रोटी ना दे पाऊं, हो सकता है मैं आपको खाने को ना दे पाऊं, आपकी एजुकेशन अच्छी ना कर पाऊं, लेकिन आपका आत्मसम्मान वापस लाऊंगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे साथ एक अत्याचार किया है, हमारी आत्मा को तोड़ा है, मैं आपकी आत्मा को ससम्मान जीना सिखाऊंगा। और हां, यही हुआ। जनता सब कुछ छोड़ के हिटलर के साथ आ गई। हिटलर ने क्या किया, नेशनलिज्म का एक इतना बड़ा गेम खेला कि सबको लगा कि यही एक देशभक्त है और हम चलते हैं। हुआ क्या, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू प्रिपरेशन शुरू कर दी। जहां पे वर्ल्ड वॉर वन के डैमेज को लोगों को संभालना चाहिए था, वहां पे इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू की प्रिपरेशन शुरू करी। और फिर आता है समय 1930 का, इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम। एक छोटी सी र्यूमर, एक भ्रम फैलाया गया एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर ने, मैं नाम वाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर ने एक झूठ छाप दिया और उस झूठ की वजह से 30 लाख लोग मारे गए।
दोस्तों जानते हैं क्या हुआ था? उसने झूठ ये बोला, वॉल स्ट्रीट दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश हो गया, वॉल स्ट्रीट क्रैश। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिन दोस्तों ने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। आपका पैसा बैंक में है, आप 10 करोड़ रुपए बैंक में रख के बैठे हैं, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला कहता है सॉरी सर, पैसे ऑन डॉक्यूमेंट तो है हमारे पास, हम आपको दे नहीं सकते। आप जाते हैं घर पे, सोचते हैं रास्ते में सब्जी ले लूं, सब्जी वाला कहता है पैसे दो। आपके पास 10 करोड़ है लेकिन उसको देने के लिए कुछ पैसे नहीं है। सब्जी वाला बिना कैश लिए देता नहीं है क्योंकि उसके पास भी नहीं है। महामंदी आई थी 1930 की, महामंदी कहते हैं इंग्लिश में इसे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s कहते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। दोस्तों विनीत पांडे स्टाइल है पढ़ाने का ये, मैं सीधा राइटर्स और लेक्चर्स रटाई रटाई चीजें नहीं बोलता। हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन जिसको नॉलेज चाहिए और जिसको इन डेप्थ पढ़ना है और जो ये चाहता है कि ऐसा ही लेक्चर वो किसी और को दे सके समझाते वक्त, तो ये सारी चीजें काम आएंगी। ग्रेट डिप्रेशन 1930 की महामंदी, जिसकी वजह से शुरू हुआ माइग्रेशन। आपको पता है क्या, आपको अच्छे से पता है कि 1930 के माइग्रेशन नॉवेल्स भी आते हैं। माइग्रेशन शुरू हुआ, लोगों का पलायन शुरू हुआ। आपने देखा होगा पलायन अपने आप में बड़ा इश्यू होता है, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों से लड़ते झगड़ते ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि और क्या हुआ। थोड़ा सा इससे पहले, 1930 के बाद नहीं है, 1930 से पहले है, अराउंड 1922 टू 27 के बीच में है। मैं एग्जैक्ट डेट जो है मुझे अभी कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट डेट मैं शायद मिस कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है, हुआ क्या, HMS टाइटैनिक डूब गया। HMS टाइटैनिक मेरे हिसाब से शायद 1922 ही होना चाहिए, आप देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो है, इसमें कोई कट्स एडिटिंग नहीं है। HMS टाइटैनिक डूब गया। अब दोस्तों टाइटैनिक कौन सा जहाज था? दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। कहते हैं एक शहर था पानी पे तैरता हुआ। इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बनाई गई थी। कहते हैं कि जो टाइटैनिक जहाज था उसकी 3 लेयर अलग अलग जो थी, स्टील की, प्रॉपर ना डूबने वाले आयरन की, स्टील की, इस तरह से थी कि ये जहाज अगर पानी अंदर आएगा भी तो 3 लेवल का डिफेंस है। ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। कंपनी ने मार्केट से बहुत पैसा लिया था इस जहाज को बनाने में। जहाज की बहुत बड़ी ब्रांडिंग हुई, प्रमोशन हुआ, और हाँ, ये सच में अपने समय का एक अद्भुत जहाज था। इंसान की कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा नमूना था कि इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन लॉर्ड बायरन की एक फेमस पोइट्री है, देयर इज अ प्लेजर इन पाथलेस वर्ल्ड। वहां पे लाइंस हैं, मैन थिंक्स ही कमांड्स ओशन विद हिज 10,000 फ्लीट्स बट रन्स टू हिज गॉड विद हिज शावर्स, विद द शावर्स। इंसान को लगता है कि उसके 10,000 जहाज पानी में चलते हैं तो उसने समुद्र पे कब्जा कर लिया है, लेकिन जैसे एक लहर आती है बड़ी, अपने भगवान के पास भाग जाता है वो। वही हुआ। गारंटी थी कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, इनविंसिबल, अजय, अनसिंकेबल है, डूबेगा ही नहीं। अपनी पहली ही जर्नी में, पहली ही बार में, एक ही बार एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सबको पता है क्या हुआ उसके बाद। इसका एक रेफरेंस लेना है मुझे दोस्तों। रेफरेंस देखिए क्या है। रेफरेंस ये है दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ मैसेज टू मैन दैट यू आर नॉट सुपीरियर। इंसान हवा में उड़े जा रहा था कि हम सुपीरियर हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जवाब आया नहीं, इतने भी सुपीरियर नहीं हो, नेचर के आगे कुछ नहीं हो। एक आइसबर्ग ने आगे डुबो दिया। दूसरी चीज, जब HMS टाइटैनिक डूबा तो अप्रॉक्स 2700 से ज्यादा लोग मरे थे। 600 के आसपास क्रू था, जहाज के अटेंडेंट्स, कैप्टन्स, कुक्स। अराउंड 2000 लोग कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। टाइटैनिक में लगभग 600-700 मान लीजिए आम लोग थे, वर्कर्स थे, लेकिन बचे हुए जो 2000 लोग डूबे थे, ये कौन थे? क्या ये किसी गली में चाय वाला था? क्या ये किसी गली का पान वाला था? क्या ये किसी के यहां बिजली का मीटर ठीक करने वाला था? टाइटैनिक जैसा लग्जरियस जहाज
जो अपनी जर्नी पे था, जिसमें यह था कि दुनिया के टॉप बड़े अमीरों ने सबसे पहले टिकट्स बुक करवाई थी। ये थे दुनिया के टॉप बड़े अमीर लोग। कोई अपने समय का टॉप क्रिकेटर होगा, कोई अपने समय का टॉप फुटबॉलर था, कोई अपने समय का टॉप थिएटर एक्टर था, कोई अपने समय का टॉप नॉवेलिस्ट था, लेकिन हर फील्ड के शीर्ष पे रहने वाले लोग थे ये। और जब 2000 लोग आपके समाज से, आपकी सोसाइटी से अचानक से गायब हो जाए, यानी कि चले जाए, क्या होगा दोस्तों अगर टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, मिस्त्री, मोची, जो हमारे 10-12 बड़े घराने हैं, ये अचानक से कहीं गायब हो जाए। मान लीजिए ये 10 लोग भी टाइटैनिक पे थे, डूब गए वहां पे, क्या होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का? आप जानते हैं अंबानी अगर नोट बांटने पे आ जाए तो हर इंडियन को 1-1.5 लाख रुपए दे सकता है। क्या होगा? एक ऐसा भगदड़ मचेगी ना, ऐसी सिविल वॉर सिचुएशन होगी, ऐसा सिस्टम होगा कि अचानक से सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इनके बिना देश चल ही नहीं सकता है। ये लोग नहीं है, ये देश के आधार हैं हमारे। तो दोस्तों वही चीज यहां पे हुई, यानी कि मल्टीपल चीजें इस तरह से होती जा रही हैं, सब कुछ एक साथ होता जा रहा है कि ओवरऑल इनके अंदर जो डेवलपमेंट था, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब इसको लिटरेचर से कैसे कनेक्ट करेंगे? आपके पास 6 रोटियां खाने के लिए आपका दोस्त भूखा है, आप उसे कितनी रोटी दे देंगे? आप कहेंगे दोस्त है 3 रोटी दे देंगे, दोस्त है 50-50 करेंगे, भाई है मिलके खाएंगे। आप 3 दिन से भूखे हो, आपके पास 6 रोटी है, आपका दोस्त आपके सामने भूखा है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 2 तो दे ही दूंगा, 4 खा लूंगा। आप 15 दिन से भूखे और आपके पास 1 ही रोटी है और आपका दोस्त उसे लेना चाहता है और आपको पता है वो छीन लेगा आपसे। अब आप रोटी बांटेंगे या दोस्त को रास्ते से हटाने का सोचेंगे? जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, चीजें सफर होनी शुरू हुई, महंगाई बढ़नी शुरू हुई, अपॉर्चुनिटीज खत्म होनी शुरू हुई, तो लोग कहीं हद तक जाके सेल्फ सेंटर्ड होने लगे। यहां पे राइज होता है अपार्टमेंट कल्चर। द अपार्टमेंट कल्चर जो आपने बड़े शहरों में देखा होगा, एट प्रेजेंट मैं भी इस चीज को देख रहा हूं, सह रहा हूं, भुगत रहा हूं। अपार्टमेंट कल्चर, गांव में हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, अगल बगल का कोई भी आता जाता है तो गेट पे आता है, बात करता है, गली में लोग जाते हैं तो हम लोग बात करते हैं। गांव के बस के चौराहे पे अगर आप खड़े हो जाएं, बस स्टैंड पे, तो सब आपके पापा को जानते हैं, सब आपके दादा को जानते हैं। कभी दिल्ली आइए, मुंबई भी शायद यही हाल होगा, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 4 लोग एक दूसरे को नहीं जानते। मैं अपनी बिल्डिंग में बता रहा हूं, 3 साल से रह रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर नीचे कौन रहता है। लेक्चर्स दे रहा हूं मैं मॉडर्निज्म में, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं खुद भी ना चाहते हुए उस सिचुएशन में आ गया हूं। वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों? मैं तो उन्हें जानता ही नहीं, वो तो मुझे जानते ही नहीं। तो क्या हमारे बीच में नफरत है? नहीं। द आइडिया ऑफ टेकिंग योर सेल्फ एज अ सिंगल यूनिट, सेल्फ सेंट्रलाइज होना, अब हमें ये चीज समझ में आ गई, अनजान लोगों से बच के रहो, अनजान लोगों से दूर रहो। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो मैसेजेस हैं, दैट लाइफ इज अ चैलेंज, बी स्ट्रॉन्ग बट डू नॉट मिक्स अप विद एवरीवन, इट हैज रिजल्टेड अस टू गो फॉर प्रिवेसी कॉन्सेप्ट। अंदर हमारे फियर आ गए हैं। आज ऐसा डर है कि हमें दरवाजे में एक कैमरा लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि नॉक किसने किया है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो ओवरऑल दोस्तों क्या हो गया, सस्पिशन दिमाग में डाल दिया गया है। आपका आज कोई वेटर आपके पास आएगा खाना सर्व करने, आपको डाउट होता है। कोई गैस रीडिंग करने आपके घर में आता है, आपको डाउट होता है। इन शॉर्ट दोस्तों, हमारा जो माइंड था वो फ्रॉम अ ह्यूमन माइंड टू बी ह्यूमनाइज्ड, वहां से चेंज होता 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 सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोग गेट पे कैमरा लगाते हैं, डाउट करते हैं, सस्पिशंस होते हैं, ये माइंडसेट क्रिएट हो गया है, हमें अंडर फियर डाल दिया गया है। और दोस्तों इस तरह से मैं एक चीज और बताता हूं कि इन सारी सिचुएशंस के साथ साथ एक जो कंपटीशन चल रहा था सबसे ज्यादा आर्म्स एम्युनिशन बनाने का, एक रेस लग गई थी, कोल्ड वॉर शुरू हो गया, रेस शुरू हो गई। फिर कहते हैं कि अमेरिका में रोजवेल्ट में कहीं एक एलियन शिप गिरा। अब सच है झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन कहते जरूर है कि उसके बाद अमेरिका के पास अचानक से टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा आ गई। लगता है कि सच ही है, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला तो अमेरिका की जीडीपी का लगभग 25% वो स्पेस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कुछ तो मिला होगा।
अचानक से टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोस्तों जब 1939 टू 1945 वॉर शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर, अमेरिका ने सबको सरप्राइज कर दिया विद अ एटम बॉम्ब। अमेरिका ने सीधा एक एटम बॉम्ब लिया और नागासाकी, हिरोशिमा सब पे फोड़ दिया। आप खुद सोचो आपके साथ क्या होगा अगर आपको पता भी ना चले दोस्तों कि आप कब धुआं बन गए। इतनी ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा पावर होता है कि 2 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को दर्द भी नहीं हुआ होगा, पता ही नहीं चला होगा कि कब वो धुआं बन चुके हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे उनका पूरा नाम है, बहुत सारे लोगों ने अज्ञे नाम से पढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, उन्होंने हिरोशिमा पे एक हिंदी में कविता लिखी है। उस रोज सूरज उगा मगर आसमान में नहीं, स्क्वायर चौक पे। वो बम की बात करें कि सूरज जो था वो चौक पे उतर गया। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, अंधे हो गए, स्किन बर्न हो गई। आपकी क्या गलती थी? आप ही लोग इंसान थे वहां पे। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि द लाइफ, ह्यूमन लाइफ, फर्स्ट पॉलिटिकल रिजल्ट, सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका। अमेरिका सबका बाप है, ये सबको पता चल गया। आपको पता है एक वक्त अमेरिका के पास लगभग 50,000 से ज्यादा परमाणु बम थे। आप कहोगे नहीं सर, न्यूज चैनल तो 5,000 बोलता है, 6,000 बोलता है, आप 50,000 बोल रहे हो। 50,000 के आसपास अमेरिका के पास थे, 36 से 40,000 के आसपास रशिया के पास थे। ड्यूरिंग क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्योंकि मैं हिस्ट्रीज भी पढ़ता रहता हूं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय कहते हैं 3 परमाणु बम आज भी गायब हो गए, जिनमें से एक समुद्र में गिरा था, आज तक मिला नहीं। सारी गवर्नमेंट्स ने रियलाइज किया कि हम कर क्या रहे हैं, हम धरती ही बर्बाद करना चाह रहे हैं। निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़े गए, डिसआर्मामेंट्स। सबने डिसाइड किया कि हम अपना परमाणु भंडार कम करेंगे। कम करते 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 आज अमेरिका, रशिया लगभग 10,000 लेके बैठे हैं जोड़ के, 5 और 6 ऐसा कुछ है। इंडिया जैसी कंट्रीज के पास भी 100-150 बम है, पाकिस्तान के पास भी बॉम्ब्स है। पर ये किस काम आएंगे? एग्रीकल्चरल हेल्प के लिए तो नहीं आएंगे। सो दोस्तों क्या हुआ? सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका प्लस ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन लाइफ वैल्यूज। आप सोचो, आप नेट का वीडियो देख रहे हो, विनीत पांडे से पढ़ रहे हो, विनीत पांडे दिल्ली में एक स्टूडियो में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है। क्या आपका भविष्य, मेरा भविष्य सेफ है? दोस्तों आपका भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, मेरा भविष्य भी मेरे हाथ में नहीं है। आपका और मेरा भविष्य हाथ में पता है किसके? शिन जिनपिंग, अगर सही नाम मैंने बोला है तो यही है, या फिर व्लादिमीर पुतिन, या फिर किम जोंग, या फिर ऐसे ही कुछ और तानाशाह, क्योंकि ये हर बात पे न्यूक्लियर करते हैं, न्यूक्लियर। जब अमेरिका और रशिया के बीच तनातनी हुई थी यूक्रेन के लिए, तो बहुत अच्छा एक लाइन स्टेटमेंट आया था दोनों किंग्स का। मैंने दोनों को किंग बोला है, प्रेसिडेंट बोलना चाहिए, वैसे किंग ही है वो। जो बाइडेन ने कहा था, व्हेन द रशियंस एंड अमेरिकन स्टार्ट फायरिंग एट ईच अदर वी विल बी इन द न्यू वर्ल्ड। तो उसने कहा था कि अगर रशिया और अमेरिका भिड़ गए तो हम एक नई दुनिया में होंगे। जानते कौन सी दुनिया? जमीन खोद के गुफाओं में नीचे रह रहे होंगे, क्योंकि ऊपर सब मर चुके होंगे, जल चुके होंगे, रेडिएशन हुई। रशिया ने नेटो को वार्न किया। व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट था, आई नो आवर अपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट वी ऑल्सो नो वी आर रशियंस, देयर विल बी नो विनर्स। उसने कहा था कोई नहीं जीतेगा, तुम हमें हरा के भी ऐश नहीं करोगे, क्योंकि हम भी न्यूक्लियर ही चलाएंगे। इन शॉर्ट, कोई नहीं जीतेगा का मतलब दोस्तों मानवता भी हार जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको मॉडर्न्स और पोस्ट मॉडर्न से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मॉडर्न एज अभी छोटी एज नहीं है, इसमें काफ़ी लेक्चर बाकी है। अर्ली मॉडर्न्स, साइंस फिक्शन वाला जॉनरा, फिर मॉडर्न एज, फिर हाई मॉडर्न्स, पोस्ट मॉडर्न्स, अल्ट्रा मॉडर्न्स। क्या आपको कभी किसी ने इस तरह से पढ़ाया है? अगर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एजेस वाइज बात करूंगा। अर्ली मॉडर्न्स, मॉडर्न्स, हाई मॉडर्न्स, पोस्ट मॉडर्न्स, अल्ट्रा मॉडर्न्स, एंड यस, मैं आपको उनके राइटर्स बताऊंगा। D.H. लॉरेंस जैसा राइटर बताऊंगा जिसने सबसे पहले सेक्सुअलिटी कॉन्सेप्ट इन फैमिली को स्टडी किया, और हाँ, इंग्लिश लिटरेचर का पहला राइटर है जिसने एब्यूजिव वर्ड F, 4 अक्षर का जो F वर्ड है, उसका इस्तेमाल किया इन लेडी चैटरलीज लवर। मैं आपको मॉडर्न राइटर्स में ऐसे लोग पढ़ाऊंगा जो कहते थे कि दुनिया में सब खत्म होने वाला है, दुनिया का कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड है हिंदी माध्यम के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड तो हिंदी है लेकिन वो इंग्लिश के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपकी ही तरह बीए एमए सब हिंदी मीडियम में पढ़ के निकला हूं। तो मैं जानता हूं कि अगर आपको ये आज कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा मॉडर्न्स में। जिन स्टूडेंट्स को नेट की क्लासेस ज्वाइन करनी है, मेरे तरीके से पढ़ना है, मेरे स्टाइल से पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।